आकाशवाणी लखनऊ पॉडकास्ट में मैं रमनप्रीत सिंह आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। पॉडकास्ट श्रृंखला की इस कड़ी में आज के खास मेहमान हैं उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य सूचना आयुक्त श्री राजेंद्र सिंह, जिनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे साथी सुभाष खन्ना जी। हम सभी देखते भी हैं, सुनते हैं और प्राचीन काल से भी ये परंपरा रही कि जीवन में बड़ी सफलता पाने के लिए कई वर्षों का अथक परिश्रम, उसके साथ लगातार जुझारूपन, और यही जो क्रम है लोग करते आए हैं और इसी के आधार पर सफल भी होते आए हैं। आज जो हमारे मेहमान हैं वो भी इन्हीं विधा से, इन्हीं तरीकों से सफल होते आए हैं और आज एक बड़े मकाम पर हैं। उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार भी रहे हैं और विगत कई दशकों का पत्रकारिता का आपका अनुभव है। ढेरों बातें हैं आपके साथ जो आज हम करेंगे, आपके जीवन से जुड़ी हुई, आपके करियर से जुड़ी हुई, करियर में पत्रकारिता से जुड़ी ढेर सारी बातें, वो ढेर सारे मकाम, साथ ही सूचना आयुक्त के रूप में आपका कार्य और उससे जुड़ी जो भूमिका है, साथ ही उसकी क्या उपयोगिता है। आपका बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत पत्रकारिता से पहले कहाँ आपने अपने शुरुआती अक्षर का कहरा सीखा या पढ़ाई लिखाई कहाँ से की? देखिए, मैं मूलतः पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से ताल्लुक़ रखता हूँ जी। बिजनौर में कस्बा है नगीना, नगीने के पास मेरा गांव है। तो हमारी 8वीं क्लास तक की पढ़ाई नगीना में हुई। वहाँ एक अच्छे स्कूल था, मॉडल स्कूल जी। उसके बाद हमारी 8th से 12th तक की पढ़ाई हुई नजीबाबाद। नजीबाबाद में एक बहुत प्रतिष्ठित स्कूल उस जमाने में भी और आज भी जी, मूर्ति देवी सरस्वती इंटर कॉलेज MDS, पूरे मुरादाबाद मंडल का सबसे प्रतिष्ठित स्कूलों में से एक था वो। वहाँ से 12वीं की पढ़ाई हुई। उसके बाद ग्रेजुएशन हमने मेरठ कॉलेज से किया, मेरठ यूनिवर्सिटी, मेरठ कॉलेज। BSc बायो था हमारे पास जी, बायो ग्रुप में। शुरू में सपना था डॉक्टर बनने का, तैयारी भी की, मेरठ में तैयारी की, फिर उसके बाद लखनऊ आ गए तैयारी के लिए। डॉक्टर नहीं बने, फिर यहीं लखनऊ यूनिवर्सिटी से ही हमने B.Ed किया 1991 में। उसके बाद हम एक इंटर कॉलेज में था, मैनेजमेंट नियुक्ति करता था, टीचर बन गए थे, इंटरव्यू हो गया था, लेकिन लास्ट मोमेंट पे कुछ कारणों से हम शिक्षक नहीं बने। उसके बाद हम करनाल हरियाणा में एक जगह, वहाँ टीचिंग का इंटरव्यू देने गए, वहाँ भी सिलेक्शन हो गया। लेकिन हमारे कुछ वरिष्ठों ने कहा कि यार क्यों टीचिंग के चक्कर में पड़ रहे हो, पत्रकारिता करो। कोई प्लान्ड पत्रकारिता नहीं थी। मतलब हम उस जमाने में पत्रकारिता के कोर्स नहीं होते थे, पत्रकारिता की डिग्रियां नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि आपकी हिंदी अच्छी है तो आप कोशिश करो कि पत्रकारिता कर लो, हिंदी भी ठीक है, इंग्लिश भी ठीक है। तो सबसे पहले हम दैनिक जागरण मेरठ में, ये बात रही होगी 92 की, गए और हमारा वहाँ सिलेक्शन हुआ। उन्होंने एक टेस्ट लिया, टेस्ट के हमसे एक फीचर लिखवाया। उसके बाद हम लगभग 15 महीने जागरण में रहे। जागरण ने हमें शुरू में रेगुलर नहीं थे, रेगुलर करने के बाद देहरादून ट्रांसफ़र किया। तो हम ट्रांसफ़र से पहले ही हमने मेरठ में रहना चाहते थे, तो अमर उजाला मेरठ ज्वाइन कर लिया। अमर उजाला की जर्नी हमारी लगभग 93 से और सूचना आयुक्त बनने से ठीक पहले तक 11 मार्च 2024 तक हम अमर उजाला रहे। और अमर उजाला में हमें कई राज्यों में काम करने का मौका मिला। उत्तर प्रदेश से बाहर मेरठ से पहली बार गए तो हम रोहतक, हरियाणा में एक जगह है, सबसे महत्वपूर्ण शहर हरियाणा का है, वहाँ हम ब्यूरो चीफ रहे अमर उजाला के। उसके बाद पंजाब में ब्यूरो चीफ रहे, अमृतसर बहुत महत्वपूर्ण सेंटर है। उसके बाद हम फिर वापस मेरठ आ गए 2 साल पंजाब में रहने के बाद। फिर हम जनवरी 2011 में लखनऊ आए, लगभग यहाँ 14 महीने रहे और हमें एडिटोरियल हेड, संपादक बना के शिमला भेज दिया गया, एडिटर हिमाचल। यहाँ विधानसभा चुनाव 2012 के हुए थे, मार्च में रिजल्ट आया था, शपथ ग्रहण हुई और हम उससे अगले दिन रिलीव करके शिमला भेज दिए गए। 1 साल बाद फिर हम 2013 में लखनऊ आ गए। फिर हम लखनऊ में रहे लंबे समय तक और फिर हमें यहाँ से रेजिडेंट एडिटर अमर उजाला बना के मेरठ भेजा गया मार्च 21 में। उसके बाद फिर हम लगभग 3 साल मेरठ में बतौर एडिटर रहे और वहीं से हमने सूचना आयुक्त के लिए अप्लाई किया और ये संयोग और सब लोगों की ब्लेसिंग्स रही, विद द ग्रेस ऑफ गॉड हमारा सिलेक्शन हुआ और हम उत्तर प्रदेश के सूचना आयुक्त बन गए। इतना लंबा कार्यकाल रहा, या यूं कहें पत्रकारिता के प्रशिक्षु से संपादक तक या उससे भी बड़े मुकाम तक, क्या अनुभव रहे, क्या आपने क्या सीखा? देखिए, हमने पत्रकारिता का पूरा बदलता हुआ पूरा दौर देखा है जी। जब हम पत्रकारिता में आए तब भारत में टीवी की शुरुआत नहीं हुई थी, टीवी पत्रकारिता की। टीवी तो आ गया था, टीवी पत्रकारिता की, उससे पहले सीरियल्स आ गए थे, रामायण वगैरह, तब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था। 90 का दशक था टीवी पत्रकारिता की क्रांति का दशक। जब हम पत्रकारिता में आए तब टीवी पत्रकारिता जन्म ले रही थी और 1990 से 2000 के बीच में बहुत टीवी चैनल्स आए और पहले
चुनिंदा बुलेटिन होते थे, फिर 24 आवर्स के न्यूज चैनल शुरू हो गए। तो वो दौर था जो टीवी पत्रकारिता का, और ये एक बहस उस समय होती थी कि अब प्रिंट मीडिया का क्या होगा, अखबारों का क्या होगा। उससे पहले सूचना का माध्यम जो थे वो मूलतः अखबार ही थे, या लोग आकाशवाणी और दूरदर्शन। जी ठीक है, आकाशवाणी से समाचार रेडियो के जरिए सुन लेते थे, या 24 घंटे में अखबार आपको समाचार देता था। उसके बाद बड़ा बदलाव तब आया जब मोबाइल क्रांति हुई। आमतौर से 2000 से 1999 से मोबाइल शुरू हो गए थे, लेकिन 2002 से चलन बढ़ने लगा, और जैसे ही 2004 में इंटरनेट आया तो फिर तो सूचना क्रांति देश में हो गई, सूचना का विस्फोट होने लगा। और 2004 से 2010 के बीच तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म जो हैं वो आने लगे। और अब तो आप देखते होंगे कि ये पूरा दौर जो है, सोशल मीडिया पे इतने प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं, इतने लोग इन्वॉल्व हो गए हैं कि पूरा बदलता दौर देखा है। हमारा दौर वो था कि जब हम लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो लैंडलाइन फोन भी लिमिटेड थे, मतलब मेरे घर पे भी गांव में फोन नहीं था, पड़ोस में एक घर में फोन था, जब बात करनी होती थी तो वहां से बात कराते थे। ये सूचना क्रांति का दौर था। ये नहीं था कि जब फोन हाथ में आएगा तो पत्रकारिता का हर व्यक्ति पत्रकार हो जाएगा। जी आज तो ये स्थिति कि जिसके हाथ में फोन है, कहीं से भी कोई रिकॉर्ड करता, कोई चीजें करता, वो तत्काल एक चैनल पर नहीं, चाहे वो फेसबुक हो, एक्स हो, मतलब या तमाम दूसरे जितने भी इंस्टाग्राम हो या जितने भी चैनल हो, व्हाट्सएप ने और ज्यादा क्रांति ला दी। जी। इतने प्लेटफॉर्म्स पे सारी चीजें सर्कुलेट होने लगी, यूट्यूब ने और क्रांति कर दी, तो अब तो दौर ही बदल गया। तो उस दौर से इस दौर तक हमारी जनरेशन साक्षी है कि जिसने दौर बदलते हुए देखा है। बिना मोबाइल के हम लोग रहते थे, आज आप नए बच्चों को बताते हैं जी तो लगता है, उन्हें लगता था कि आप कैसी मजाक कर रहे हो, बिना मोबाइल ही गई। तो हमने बदलता दौर देखा। चूँकि हम पत्रकारिता या यूँ कहें कि अखबार या चिट्ठी के दूसरे तरफ में, चूँकि आप लिखते हैं, आप शब्दों का विचरण करते हैं, शब्दों से ही कहानियाँ रचते हैं, अपने कॉलम लिखते हैं, क्या अंतर समझते हैं चिट्ठी के दौर से आजकल जो डिजिटल पत्रकारिता आई, एक्स पर जो आपने कहा, ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर जो जितनी पत्रकारिता आ गई, दोनों में क्या अपनी तरफ के क्या बदलाव दिखते हैं, एक पाठक के तौर पर न लिखकर एक लेखक के तौर पर? 2-3 बुनियादी अंतर हैं। एक तो जो इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन हुआ, हम दुनिया से डेवलप्ड कंट्री से पीछे थे। ठीक है, कंप्यूटर 80 में, 70 में, 60 में यूएस में आ गया था, हमारे यहाँ 1990 में कंप्यूटर आया। 95-96 में अखबारों में कंप्यूटर आने की शुरुआत हुई। शुरुआत में विरोध भी हुआ। ये बात है, नरसिंह राव प्रधानमंत्री बन गए थे, 91 की बात होगी। वो उदारीकरण का दौर चला था, नरसिंह राव ने उस नीति को आगे बढ़ाया था। तो यहाँ बैंकों की 2 दिन की हड़ताल हुई थी, हमें डेट तो ध्यान नहीं है, लेकिन संभवतया नरसिंह राव के प्रधानमंत्री बनने के कुछ महीने बाद की बात है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में छात्र संघ भवन के सामने एक रंगकर्मी, जिनमें बैंक के कुछ एम्प्लॉय थे, उन्होंने एक नुक्कड़ नाटक किया था, और उन्होंने कहा कि हम जो कंप्यूटराइजेशन बैंकों में आ रहा है उसके खिलाफ हड़ताल करने जा रहे हैं 2 दिन की, और ये हड़ताल हम युवाओं के लिए, छात्रों के हित में कर रहे हैं। हमें तो नौकरी मिल गई, हमारा जीवन कट जाएगा, लेकिन आपको नौकरी नहीं मिलेगी। एक कंप्यूटर 100 आदमियों का काम करेगा। जब हड़ताल हुई तो कुछ लोगों ने, कुछ संगठनों ने नरसिंह राव के पुतले वगैरह ही फूके जी। लेकिन हुआ क्या, एक बार मैं पढ़ रहा था 2002-03 के आसपास के देश में सबसे ज्यादा रोजगार जो सृजित हुए 1991 से 2001 के बीच आईटी सेक्टर में हुए, यानी कंप्यूटर रिलेटेड सेक्टर में। और हाईएस्ट ही नहीं, हाईएस्ट सैलरीड प्राइवेट सेक्टर में नौकरी का मतलब उस आईटी सेक्टर ने ही भारत में ये पहचान दिलाई थी कि प्राइवेट नौकरी में कितने पैसे मिलते हैं। और हाईएस्ट सैलरीड्स आ गए अब्रॉड में, विदेशों में भी बहुत लोग उस समय गए, भारत के नौजवान। ये इंजीनियरिंग साइड का क्रांति थी जी। तमाम इंजीनियरिंग कॉलेज खुले, तमाम चीजें हुई, तमाम लोग बाहर गए, आईटी सेक्टर की शुरुआत हुई। तो जो दुनिया में ट्रेंड चलता है उससे हम अछूते नहीं रहते हैं। वो ट्रेंड वहां 20 साल पहले था, हमारे यहाँ 20 साल बाद आया। अब आप कल्पना करो कि उस समय बैंकों में पासबुक में अपनी एंट्री चढ़वाने के लिए लाइन लगती थी। हमारा कितना लेन देन हुआ, पैसा 100 रुपए भी निकालने तो बैंक में ही जाते थे जी। अब मुझे बैंक में जाए हुए कितने महीने हो गए मुझे अंदाज नहीं, कभी कोई जाने की जरूरत नहीं पड़ती, सारा ऑनलाइन बैंकिंग है, एटीएम आपके हाथ में है, सारी सुविधाएं उपलब्ध। एक उस नजरिए से देखे कि जो बदलाव दुनिया में हो रहा है, अगर आप उस बदलाव के साथ नहीं चलेंगे तो आप पिछड़ जाएंगे। ठीक है, सूचना क्रांति भी बड़ा बदलाव थी और इस बदलाव से हम अछूते नहीं रह सकते। ठीक है, थोड़ा विलंब से ही सही भारत में सूचना क्रांति आई। अब आपके पास, आप लाइव हैं
पहले 24 घंटे की निर्भरता थी। तो इतने संचार क्रांति के बाद अब सूचनाओं पे पकड़ तो तत्काल हो गई है। यूक्रेन पे कोई बम डाल रहा है तो आप लाइव देख रहे हैं तबाही उसकी, मतलब दुनिया रियल टाइम रिपोर्टिंग शुरू हो गई। ये तो इसका बेनिफिट है। अगर आप यहाँ बैठे हैं और आपको अपने किसी रिलेटिव से अब्रॉड भी बात करनी है तो आप सीधे सीधे जाओ, व्हाट्सएप कॉल कर लो, ठीक है। तो चाहे अब तस्वीर देख के एक दूसरे की बात को ऐसा लगा हम आमने सामने बैठे हैं, तब तो कॉल ही बुक नहीं होती थी। तो ये क्रांति का एक तो एक पॉजिटिव लाभ मिला है कि दूरियां सिमट गई। अब ये डिस्टेंस नहीं बचा है। मैं उस पर भी आ रहा हूँ कि खबरों की और मन स्थिति पे क्या असर पड़ा है। इसका नुकसान क्या हुआ है? नुकसान ये हुआ है कि जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म आ गए, अभी भी किसी के कंटेंट पे कोई अंकुश किसी का नहीं। किसी भी तरह का कंटेंट सोशल मीडिया पे सब कुछ अवेलेबल है। आप चाहो तो आप आईएएस की तैयारी के लिए क्लासेस ऑनलाइन ले लो। अब हम एआई की बात कर रहे हैं, वहाँ एआई कई सालों से काम कर रहा है। तो आप एक नोटिफिकेशन भेजो, आपके लिए कंटेंट हाजिर है। आप ज्ञानवर्धक लेना चाहते हो, मनोरंजक लेना चाहते हो, इसमें यंगस्टर ये डिसाइड नहीं कर पाता है कि हमें कैसे कंटेंट को कंज्यूम करना है, उसके भटकने का चांस ज्यादा होता है। तो इसके इस्तेमाल करने के ऊपर है। जहां तक खबरों का संबंध है, खबरों का विस्फोट बढ़ गया है। पहले अखबार छपते थे 24 घंटे में, चाहे मॉर्निंग में हो या इवनिंग एडिशन हो, आमतौर से। अब सारे अखबारों ने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म, अपनी साइट्स शुरू कर दी, अपने ऐप शुरू कर दिए, और वो भी आपको रियल टाइम खबरें बता रहे हैं तमाम सोर्सेस से। वो उन्होंने भी किया, उन्हें भी डिजिटल माध्यम पाना पड़ा। अब यूथ में खास तौर से उतना समय नहीं है कि वो 24 घंटे इंतजार करके अगले सवेरे चाय पे अखबार पढ़ेगा। अब जो अखबार में चीजें आ रही हैं वो सब हाजिर हैं, लेकिन अभी भी अखबार का बहुत महत्व है। अखबार में जो कंटेंट होता है वो मोस्टली रिलायबल होता है। छपी हुई चीजों पर लोग बहुत विश्वास करते हैं, और वो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। जो सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे कंटेंट है, उसके लिए किसी की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, अभी चलाओ अभी हटा लो। तो वहाँ दूसरे वहाँ खबरों का एनालिसिस भी मिलता है, एडिटोरियल पेज भी मिलता है। एक अखबार में स्पोर्ट्स से लेके, आर्थिक खबरों से लेके, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय खबरों से लेकर, राजनीतिक खबरों से लेकर, आपके मोहल्ले में, पास पड़ोस में, शहर में क्या हुआ, वो एक पूरा पैकेज एक अखबार में आपको मिल जाता है। एक अखबार आपको लोकल से और इंटरनेशनल तक की चीज़ों पर अपडेट कर देता है। तो अखबार की महत्ता उस यूरोप में भी है, उन डेवलप्ड कंट्रीज में आज भी है, जहाँ 30-35 साल पहले तमाम सोशल मीडिया एक्टिव हो गए थे, तमाम प्लेटफॉर्म्स आ गए थे, और भारत में आज भी है और अभी आके भी रहेगी। चुनौतियों की जब बात करते हैं कि भाई गुणवत्ता प्रभावित हुई है, या यूँ कहें अनुशासन टूटा है, कि कई बार वो चैनल आ गए हैं, कैसे कोई पाठक या कोई श्रोता या कोई दर्शक ये अपने आप में निर्णय ले ले कि हाँ मुझे अमुक खबरें समझनी है, अमुक विधा में समझनी है और ये रिलायबल है? ये तो आपका बहुत वाजिब सवाल है। ये बड़ा संकट का समय है। अब ये ना कहीं जरा सी चिंगारी है, उसमें आग लगाने के लिए अब बहुत सारे सोशल मीडिया के जरिए आप गलत चीज़ों को स्प्रेड कर सकते हैं। तो ये विश्वसनीयता का, किस पर भरोसा करें किस पर ना करें, ये एक संकट है। कुल मिला के तो क्या है कि मेन स्ट्रीम मीडिया अगर जिम्मेदारी सही ढंग से निभाएगा तो उसकी रिलायबिलिटी आज भी अनमैच है। अगर वो जिम्मेदारी नहीं निभाएगा तो वैकल्पिक चीज़ों की तरफ लोग बढ़ेंगे और उनकी व्यूअरशिप बढ़ेगी। कुल मिला के यही है कि जो सच्चाई के करीब होगा, जो मौलिक होगा, वो हमेशा उसकी वैल्यू रहेगी, वो देखा सुना पढ़ा जाता रहेगा। पत्रकारिता में भी बहुत विधाएं हैं, कृषि जगत के समाचार हैं, बिजनेस के समाचार हैं, स्पोर्ट्स के समाचार हैं, या पॉलिटिकल न्यूज़ है। क्या बदलाव देखते हैं तब में और अब में उनकी लेखन शैली में? देखिए, जो हमारा दौर था, हमारे दौर से मतलब नहीं, जब हमने शुरुआत की तो लिखने के बड़े धुरंधर लोग अखबार में होते थे, लिखाड़ बोलते थे किसी एक विषय पे, बहुत जानकारी भी रखते थे, जबकि सोशल मीडिया नहीं था। आज क्या बदलाव आया है कि तब आप गहराई से जाके उस विषय वस्तु पे, मौके पे जाके, स्पॉट पे जाके कवरेज करते थे, तब उसे लिखते थे, ठीक है, अगर रिपोर्टिंग साइट की बात। आज क्या है कि आज इस मोबाइल ने, व्हाट्सएप ग्रुप इतने बन गए, सूचना आपके पास इतनी आ रही हैं, कोई एक आयोजन हुआ उस पर सारी सूचनाएं आयोजकों ने भेज दी, दूसरों ने भेज दी, तीसरे ने भेज दी, चौथे ने भेज दी, आपस में शेयर कर ली, मौलिकता प्रभावित हुई, ऑब्जेक्टिविटी खबर की। तो जो रिसर्च पहले करते थे, अभी मैं
जब रास्ते में आ रहा था, बहुत छोटा उदाहरण, तो मेरे पास मेरठ से एक फोन आया कि साहब इस परिसीमन का क्या इम्पैक्ट होगा। मैं रास्ते में था, 3-4 मिनट का समय था, मैंने ग्रोक पे डाला कि इस परिसीमन का क्या इम्पैक्ट होगा जो बिल पेश किया जा रहा है, और फिर दूसरा डाला कि इसका उत्तर प्रदेश पर खासतौर से क्या इम्पैक्ट, पूरा बना के दे दिया मैंने, उन्हें भेज दिया और लिख दिया कि ये AI जनरेटेड है, तथ्य तो ठीक हैं लेकिन इसे अपने हिसाब से देख लेना। तो मैंने सोचा नहीं, उसमें समय भी नहीं था। दूसरे क्या है कि अब AI का इतना इस्तेमाल बढ़ गया कि खबर के लिए आप ये डाल दो कि ये घटनाएं हुई हैं, इस पर हमें एक खबर तैयार कर दो, कोई हादसा हुआ है खबर तैयार कर दीजिए, तो वो AI खबर भी तैयार कर देता है। आने वाले समय में पेजिनेशन जो होता है अखबारों में, पेज जो बनाते हैं वो डाल देंगे कि ये खबर यहाँ चाहिए हमें 4 कॉलम, ये 3 कॉलम, ये लीड, ये बॉटम, ये एंकर, ये फ्लायर, और पेज बना दीजिए। तो पेज भी बना देगा, फिर कहेंगे और अच्छा बनाइए। तो सारे बदलाव जो आए ये समय के साथ भी कह सकते हैं। दूसरा ये कि हम अपनी गुणवत्ता और मौलिकता से समझौता भी कर रहे हैं। ब्रेन जो सोचता था वो AI हो सके कि आपको तत्काल इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा दे दे, गूगल आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे दे, लेकिन वो मौलिकता, वो मौके पर जाके जो आप कवरेज, जो तथ्य निकाल लेते थे, जो मर्म देख लेते थे, जो संवेदनाएं आप में जागती थी, वो शायद संवेदनाओं की कमी। चूंकि आप संपादक भी रहे, पर्यवेक्षणी कार्य भी कई बार अधीक्षणीय कार्यों पर भी रहे अखबारों में, अपने कुछ अनुभव हमारे श्रोताओं के साथ साझा करना चाहें कि क्या अनुभव रहे और क्या बदलाव रहे। देखिए, हम तो रिपोर्टर से लेके कुछ समय का डेस्क का भी अनुभव है और संपादक के रूप में भी अनुभव, तो हम तो एक तरह से अखबार में ऑलराउंडर वाली भूमिका में, मतलब हमसे जैसे खेल में किसी खिलाड़ी से ये कह दिया जाए कि आज कोई है नहीं, आप विकेट कीपिंग भी कर लो, ठीक है, आप आज ओपनिंग बल्लेबाजी भी कर लो, ठीक है, आज आप 7वें नंबर पे चले जाओ, जी, 3 ओवर भी फेंक दो आप। तो हम लोगों ने लगभग सभी काम किया। अभी जो आप बता रहे थे, हमने स्पोर्ट्स जर्नलिज्म तो नहीं किया है, बाकी एग्रीकल्चर, डेवलपमेंटल, पॉलिटिकल तो खास तौर से वो सारी चीजें की हैं। जो बदलाव सोसाइटी में आ रहा है वो ही बदलाव पत्रकारिता में आ रहा है। आप अगर देखते हो कि सूचना का विस्फोट कह दो, सूचना क्रांति कह दो, तब से हमारी किसी भी खबर को देखने की टाइम स्पेन कम हुआ है। पहले हम लंबे लंबे सीरियल देखते थे, बाकी चीजें, अब वहां से होते होते रील्स पर, तो वो अखबार हो, चैनल्स हो, चाहे वो डिजिटल मीडिया हो, चाहे वो सोशल साइट्स हो, सब जगह उसका प्रभाव दिखाई दे रहा है। पहले खबरों को कई बार एक खबर लेके पन्ने पे और पूरा पैकेज लेते थे हम, अब उतनी डिटेल में चीजें नहीं जा रही। अब पाठक भी शायद उतना नहीं पचा करने की स्थिति में है, तो वो भी ट्रेंड बदल रहे हैं कि कैसे रोचक खबर बने, कैसे पाठक के, रीडर के अनुकूल खबर हो, उस हिसाब से डिजाइन किया जा रहा है। तो ये बदलाव आया है। बाकी तो फिर संस्थान टू संस्थान हर जगह की पॉलिसी और सारी चीजें होती हैं। हमने तो बहुत सारे बदलाव देखे हैं। तो हम लोगों ने बहुत अच्छे संपादकों के साथ भी काम किया, बहुत अच्छे मैनेजमेंट के साथ भी काम किया। अब पत्रकारिता से सूचना आयोग की तरफ आते हैं, कैसा रहा ये सफर, कैसे इधर? देखिए, हमने सूचना आयुक्त के लिए 2023 के लास्ट में एक विज्ञापन निकला था, उत्सुकतावश अप्लाई कर दिया, लास्ट के दिन अप्लाई किया, ठीक है, डाक से भेजने का समय नहीं था, तो हम मेरठ थे उस समय, यहाँ बाई हैंड जमा कराया, सचिवालय में आवेदन जमा होना था। ये सुखद संयोग रहा कि हम सूचना आयुक्त हो गए। जब सूचना मिली तो ये काफ़ी हमारे लिए थोड़ी देर के लिए तो अविश्वसनीय जैसी थी। हम तब भी अपने अखबार की एक समीक्षा साप्ताहिक होती थी, वो समीक्षा देख रहे थे जब फोन आया, यहीं से सचिवालय से फोन गया। लेकिन फिर 13 मार्च को राजभवन में राज्यपाल ने शपथ दिलाई सूचना आयुक्त की। लगभग 2 साल का हम लोगों का कार्यकाल बतौर सूचना आयुक्त हो गया है, और निश्चित तौर पे एक अलग अनुभव है, शानदार अनुभव है और एक्सीलेंट फीलिंग्स हैं। 2-3 बुनियादी अंतर अखबार में थे, देर रात तक जागना होता था, मतलब व्यवहार में 2-2:30 से पहले तो सोने का कोई मतलब होता नहीं था। बहुत सारे एडिशंस होते हैं अखबार के, 8-10 तक एडिशन होते हैं, तब तक आप आराम नहीं करेंगे। देर से सोना, देर से उठना, उठते ही फोनों में उलझ जाना, हर जिले से कुछ शिकायतें, कुछ सुझाव, बाकी चीजें, फिर मीटिंग्स के दौर, 2-3 मीटिंग्स, मॉर्निंग मीटिंग, डे प्लान तैयार कराना, भेजना, एग्जीक्यूशन कराना, कोई भी बड़ी घटना हो तो उसकी मॉनिटरिंग करना। आपके पास 16 घंटे से कम में काम नहीं चलता है। अगर आप एक्टिव एडिटर हैं या एक्टिव ब्यूरो चीफ हैं तो आपको 15-16 घंटे काम करना ही करना हो। यहाँ ये एक बुनियादी अंतर आया कि अब आप समय से सोते हैं,
जल्दी उठते हैं। शुरू में तो थोड़ा सा मुश्किल था आदतें बदलना, लेकिन आदत बदल गई। टहलना भी हो जाता है, थोड़ा पढ़ना भी हो जाता है। ये एक बदलाव आया है। यहाँ आप फर्स्ट हाफ में कोर्ट लगती है, सुनवाई कक्ष होता है आपका, सुनवाई करते हैं। सेकंड हाफ आपका लगभग फ्री रहता है, तो वर्कलोड कम है, सुविधाएं ज़्यादा हैं। तो ये एक बुनियादी अंतर है। तो दोनों में काफ़ी अंतर आया है, लेकिन मूलतः हम अभी भी ये महसूस करते हैं वहाँ बैठ के भी कि हम तो एक जर्नलिस्ट होने के नाते सूचना आयुक्त बने हैं। और मैं ये बताऊं कि हमारा काम, देखिए, लोग आरटीआई के तहत सूचना मांगते। सूचना आरटीआई एक्ट जो बना था, ये था कि पारदर्शिता और जवाबदेही तय हो सरकारी विभागों में। तो वहाँ बैठकर हमें लगता है कि एज ए जर्नलिस्ट भी इस एक्ट का खबरों के लिए भी बहुत अच्छा उपयोग हो सकता है, जो अभी जर्नलिस्ट ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। जब सूचना आयुक्त के तौर पर बात करते हैं, क्या जिम्मेदारियां होती हैं, क्या काम होते हैं? देखिए, ये आरटीआई एक्ट 2005 में बना। मूल उद्देश्य ये था कि जो सूचना फाइलों में कैद होती है उस तक आम आदमी की पहुंच हो जाए। तो जो भी सूचना सरकारी फाइलों में दर्ज है उसे आम नागरिक को पाने का अधिकार है, कुछ अपवादों को छोड़ के। जहाँ देश हित जुड़ा हुआ हो, जहाँ इंटेलिजेंसिया जुड़ी हो, जहाँ सुरक्षा एजेंसियां, राष्ट्रीय एकता, अखंडता का विषय जो, उसे छोड़ के आपके इर्द गिर्द जो भी काम हो रहा है, आपके पास सड़क बन रही, कहाँ से कहाँ तक बननी, क्या प्रोजेक्ट है, क्या इसकी अलाइनमेंट है, कितनी लागत है, कौन बना रहा है, ये सारी खबरें। यानी आप गांव से लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय तक, पोस्ट ऑफिस से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक, सब आरटीआई के दायरे में। आप कहीं से भी सूचना मांग सकते। होता क्या, हर जगह एक जन सूचना अधिकारी होता है। वो मुख्यमंत्री कार्यालय हो, चीफ सेक्रेटरी हो, प्रमुख सचिव हो, कोई डायरेक्टर हो, कोई निदेशक हो, कलेक्टर हो, कमिश्नर हो, वहां से लेकर ग्राम पंचायत में ग्राम विकास अधिकारी तक या सचिव ग्राम पंचायत तक लोग सूचना मांगते हैं। सूचना मांगने के बाद उन्हें सूचना मिल जाए, सो फार सो गुड। नहीं मिलती तो वो प्रथम अपील करते हैं। जिससे सूचना मांगी उससे एक स्तर ऊपर, जैसे तहसीलदार से मांगी तो एसडीएम के यहाँ, डीएम कार्यालय से मांगी कमिश्नर के यहाँ करेंगे प्रथम अपील। तब भी सूचना ना मिले या गलत सूचना मिले तो वो सूचना आयोग में अपील करते हैं कि साहब हमें गलत सूचना दी गई, सूचना नहीं दी गई, या कंप्लेंट करते हैं, अपील करते हैं या कंप्लेंट करते हैं कि साहब इन्होंने 30 दिन में सूचना नहीं दी गई, इन्हें दंडित किया जाए। तो आयोग के पास ये पावर है कि वो सूचना दिलाता है। अगर ये साबित हो जाए, ऐसा लगे कि नियत नहीं है सूचना देने की, टेंशन नहीं है, तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है, विभागीय जांच भी की जा सकती है, दंड भी लगाया जा सकता है। तो आयोग के पास दंडात्मक पावर भी है। आम आदमी पे क्या प्रभाव देखते हैं कि जब सूचना, अगर सही आदमी जनहित में सूचना मांग रहा है तो उसका बड़ा लाभ मिलता है। अभी एक पिछले दिनों का उदाहरण है, बरेली में एक रिटायर्ड फौजी थे, वो इंदौर में सेटल्ड हैं, उनकी ससुराल बरेली की थी। उदाहरण दे रहा हूं मैं। उनके घर में किराएदार थे, उनके ससुर का कोई बेटा नहीं था, उनकी मृत्यु हो गई और उनका घर कब्जा लिया। नगर निगम से नामांतरण भी अपने फेवर में करा लिया, जो भी फर्जी डॉक्यूमेंट लगाए हों। वो सिविल लड़ाई लड़ रहे थे। वो सूचना के अधिकार में आए कि मेरे ससुर के घर का नामांतरण किन अभिलेखों के आधार पर किया गया। नगर निगम से सूचना मांगी। नगर निगम ने सूचना दी कि साहब ये 1999 में नामांतरण हुआ है और कोई हमारे अभिलेखों में कोई कागज मिला नहीं। बड़ा विचित्र था। वो भी फौजी भी बुजुर्ग हो गए, 25-26 साल पहले उनके ससुर का नामांतरण करा लिया और कब्जा कर लिया। हमने नगर निगम के जो अधिकारी आते थे, जन सूचना अधिकारी, उनसे कहा कि अगर आपके पास नहीं है कागज, पहली बात तो ये कि अगर कागज नहीं है अभिलेखों में तो कागज कहाँ गए, इसके लिए किसी को उत्तरदायी ठहराया गया। अगर नहीं ठहराया गया है, किसी को जिम्मेदार बनाइए, किसकी कस्टडी में कागज होने चाहिए। और अगर आपके कागज नहीं तो कहाँ से मिल सकते हैं। जिन्होंने नामांतरण कराया होगा आप उनसे अभिलेख मांगिए और इन्हें अभिलेख दीजिए आप। और यही हुआ, उन्होंने नोटिस दिया। जो नामांतरण कराया था, पहला नोटिस, दूसरा नोटिस, तीसरा नोटिस, वो कोई अभिलेख नहीं प्रस्तुत कर पाए। पुराने कागजात के आधार पे पुरानी स्थिति बहाल हो गई, वो उन्हीं के नाम हो गया जो एक्चुअल थे। पेंशन के लिए ये झांसी का प्रकरण है। रिटायरमेंट के 1 साल बाद भी पेंशन नहीं मिली है, कुछ ड्यूज भी रह गए। वो आरटीआई में आए, हमने वित्त लेखा अधिकारी को तलब किया। अगली तारीख पे वो ये लिखा है कि साहब इनकी पेंशन तो पहली पेंशन चली गई और ये इनका बकाया इस आरटीजीएस से दे दिया है। तो लोगों को सूचना मिल जाती है, लाभ भी मिलता है, गांव में क्या विकास हो रहा है। बहुत सारे लोग सस्पेंड भी होते हैं, कार्रवाई भी होती है, लाभ भी हो रहा है। लेकिन एक दूसरा पक्ष भी है, दुरुपयोग करने वाले लोग भी हैं। ये अगर व्यापक जनहित में है तो बहुत अच्छा है। अगर आप किसी को दुरुपयोग करने के लिए सूचना मांग रहे हैं, इसका नुकसान होता है। एक व्यक्ति ने अपने ग्राम पंचायत की सूचना मांगी, वो पूरे ब्लॉक की मांगता है, फिर पूरे जिले की मांगता है, इतनी विस्तृत मांगने लगता है जिसका कोई औचित्य नहीं होता। अगर इसका सदुपयोग हो रहा है, छुरी सर्जन के हाथ में है, तो बहुत उपयोगी है, जान बचाएगी। ये अच्छे लोग इसका यूज करें,
अच्छे लोग आरटीआई लगाएं, अच्छे लोग आरटीआई मांगें, जर्नलिस्ट अपनी खबरों के लिए लगाएं। बहुत सारा भ्रष्टाचार उजागर हो सकता है, बहुत सारी चीजें सामने आ सकती हैं, डेवलपमेंटल चीजें सामने आ सकती हैं, इनका सदुपयोग हो सकता है। लेकिन अच्छे लोगों को चुप रहेंगे तो खराब लोग आगे बढ़ेंगे। इसलिए अच्छे लोग आए, आरटीआई लगाएं। अब तो ऑनलाइन आरटीआई लगती है, ऑनलाइन अपील हो जाती है, सारी सुविधा है, घर बैठे ऑनलाइन सुनवाई हो जाती है। नगीना बिजनौर से चला ये सफ़र मेरठ, रोहतक, शिमला, लखनऊ और आज राज्य सूचना आयुक्त के रूप में जो आपकी स्थिति है, सफलता को कैसे देखते हैं? जो आप बच्चे से लेकर जब राज्य सूचना आयुक्त तक की स्थिति में जो आपने लगातार सफलताएं पाई, कैसे मापते हैं, कैसे देखते हैं उसे? देखिए, हमारा तो बहुत शॉर्ट में अगर कहें तो अगर आपको लंबा चलना है तो आपको अच्छे रास्ते से चलना चाहिए। शॉर्टकट लेंगे तो आप जाम में भी फंस सकते हैं, खाई में भी गिर सकते हैं। मैं एक बहुत व्यक्तिगत बात बता दूं कि जब हम पत्रकारिता में आए तो हमारे पिताजी इस पक्ष में नहीं थे कि हम पत्रकार बने, वो मास्टर बनाना चाहते थे। पहले डॉक्टर चाहते थे, डॉक्टर नहीं बने तो मास्टर चाहते। तो उन्होंने हमसे एक बात कही, उनका परसेप्शन रहा होगा, उनकी धारणा रही होगी। उन्होंने कहा कि राजेंद्र, पत्रकारों की तो छवि बहुत अच्छी नहीं है। हमने उनसे कहा कि आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। हमने उनकी सीख को जीवन में उतारा। दूसरा, उन्होंने कहा कि भाई सही रास्ते पर चलना, गलत पैसा नहीं आना चाहिए। तो हमने तब संकल्प लिया था कि अभाव तो ठीक है, लेकिन जहां हम जिस स्थिति में उसका दुरुपयोग ना हो। और हमें लगता है कि ये सही रास्ते पर चलना, हमें ऐसा, मेरा निजी अनुभव है कि कतई घाटे का सौदा नहीं है। और जिस संस्थान में हम थे, उस संस्थान के जो ओनर्स थे वो भी यही चाहते थे कि हमारे लोग सही रास्ते पर चलें। हमें वो वातावरण भी मिला और हम ये मानते हैं कि अगर आप सही रास्ते पर चलोगे तो मंजिल पे जल्दी पहुंच जाओगे, सुगमता से पहुंच जाओगे, बिना तनाव के पहुंच जाओगे, कोई आपको परेशानी नहीं होगी। तो सफलता के लिए बस दो ही सूत्र हैं, रास्ता सही हो, मीन्स सही हो। बाकी मेहनत का तो कोई, आप जानते हैं कि विकल्प नहीं। और आपका एटीट्यूड जितना पॉजिटिव होगा उतना बेहतर सफलता मिलेगी। एरोगेंसी आ जाएगी कि सारी काबिलियत को दूर ले जाए। ठीक है, तो इसलिए सरल बनो, बेहतर बनो, निष्ठावान बनो, अपने कार्य के प्रति समर्पण, जो भी जिम्मेदारी मिली है, और निजी गुणों को बेहतर बनाओ। कुल मिला के ये कि अपने आप को इम्प्रूव करने पे लगातार ध्यान देना चाहिए। सारी उपलब्धियों के साथ साथ रोज ये मूल्यांकन करो कि मेरे अंदर कोई अवगुण तो नहीं पनप रहा है, मैं अपने आप को और बेहतर कैसे बनाऊं। अपना आपने सुधार कर लिया, सारी चीजें सुधर जाए। तो दोस्तों, ये थे उत्तर प्रदेश के राज्य सूचना आयुक्त राजेंद्र सिंह। मुझे उम्मीद है कि आपने ढेरों प्रेरणाएं श्री राजेंद्र सिंह जी से ली होगी और आपका जो मुकाम रहा, ढेरों आपने बातें बताई। हमारे श्रोता बहुत बार आपसे प्रेरणा भी लेंगे। आपकी जो जीवन यात्रा है, जीवन के जो अनुभव हैं, सफलता के जो पैमाने हैं और उतार चढ़ाव जो जिंदगी में आए, उसको कैसे मैनेज किया, कैसे यथार्थ बने रहे और लगातार अनुशासन में रहे। जैसे अभी आपने बात भी कही बाद में कि पिताजी ने जो कहा हमने उसे बनाए रखा। आपने इतना बहुमूल्य समय आकाशवाणी लखनऊ को दिया, हमें दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य सूचना आयुक्त श्री राजेंद्र सिंह को। आकाशवाणी लखनऊ पॉडकास्ट की अगली कड़ी में ऐसे ही किसी खास मेहमान के साथ हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने दोस्त रमनप्रीत सिंह को अनुमति दें। नमस्कार।